नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक श्रम पूंजी एवं तकनीक। श्रम पूंजी तकनीक आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज के वीडियो में मैं पूरा चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, विश्व के सभी देश में आर्थिक वृद्धि हुई है, किंतु इनके विकास में दरें एक दूसरे के भिन्न भिन्न है। मतलब जितने सारे देश हैं उसमें आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ है। किसी देश में कम हुआ है, किसी देश में ज़्यादा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटक में अंतर पाया जाना है। वास्तव में आर्थिक विकास की प्रक्रिया बहुत जटिल है। एक देश के आर्थिक विकास पर किन किन कारणों और घटकों का प्रभाव पड़ा है, इसे बता सकना कठिन है। लेकिन प्रोफेसर रेगनर नक्सन ने लिखा है कि आर्थिक विकास का मानवीय शक्ति, सामाजिक मान्यताओं, राजनीतिक परिस्थिति तथा ऐतिहासिक घटनाओं से बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों, जैसा कि प्रोफेसर रेगनर नक्सन ने लिखा है कि आर्थिक विकास में सामाजिक और मानवीय शक्ति, सामाजिक मान्यता और राजनीतिक परिस्थितियाँ, ऐतिहासिक घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये कौन कौन सा घटना है और कौन सा तत्व है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूं। तो आइए जानते हैं। आर्थिक विकास के घटक दो प्रकार के हैं, एक आर्थिक घटक, एक आर्थिक घटक, एक अनार्थिक घटक। आर्थिक घटक के अंतर्गत आते हैं प्राकृतिक तत्व, मानवीय साधन, पूंजी संचय, तकनीकी परिवर्तन, उद्यमशीलता, बाजार का आकार, व्यावसायिक स्वरूप और संगठन। और सेकंड में आता है अनार्थिक तत्व। अनार्थिक तत्व के अंतर्गत है सामाजिक तत्व, धार्मिक तत्व और राजनीतिक तत्व। इन तीनों तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे और प्राकृतिक जो 8 तत्व है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्थिक घटक में पहला क्या है? प्राकृतिक घटक। आर्थिक घटकों का आर्थिक विकास के लिए प्रधान चालक घटक कहा जाता है और अनार्थिक घटकों का अनुरूप घटक कहा जाता है कि इनके बिना आर्थिक विकास को गति नहीं मिल सकता है। मतलब दोनों अगर तत्व शामिल रहेंगे तो आर्थिक विकास होती है। आर्थिक घटक इकोनॉमिक्स फैक्टर। तो इकोनॉमिक्स फैक्टर के अंतर्गत है प्राकृतिक साधन। किसी भी देश का आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधन बहुत महत्वपूर्ण उपलब्ध विशेष महत्व होता है। जितना जिस देश में प्राकृतिक इसलिए करता है दोस्तों, क्योंकि प्राकृतिक साधन जो रहता है वो निःशुल्क उपहार में मिलता है हमें। मानव समाज उसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है अलग से। उसके लिए जैसे भूमि, जल, वन संपदा, खनिज पदार्थ, जलवायु आदि, चूंकि प्राकृतिक साधन ये हमें निःशुल्क प्राप्त हुआ है, अगर हम इसको उपयोग करके आर्थिक विकास कर सकते हैं और इसको आर्थिक विकास करने के लिए संभव बनाया जा सकता है, इसको विशिष्टीकरण के महत्व के अनुसार। और जो देश के पास प्राकृतिक साधन है, जैसे कनाडा, अमेरिका, ये सब देश बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आर्थिक विकास हुआ है। इन्होंने प्राकृतिक साधन को भली भांति प्रचुरता मात्रा में रहने के बावजूद उसका उपयोग भी करना सीखा था। विवेकपूर्ण प्रयोग करके भारत एवं अफ्रीका देश प्राकृतिक साधन के दृष्टि से संपन्न होते हुए भी अल्पविकसित देश है, क्योंकि ये देश अपने उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि प्राकृतिक साधन के अभाव में भी क्या होता है? अभाव में भी तीव्र गति विकास होता है, आर्थिक विकास होता है। इसका उदाहरण में हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसे जापान में प्राकृतिक साधनों की कमी के, किंतु जापान आज विश्व के उन्नत राष्ट्रों में से एक है। इसका मुख्य कारण है कि जापान ने देश में उपलब्ध सीमित साधनों का प्रयोग नए नए तरीकों का आविष्कार कर लिया। इसके अतिरिक्त जापान ने विश्व के अन्य देशों के कच्चे माल एवं खनिज पदार्थों को आयात करके उनका उन्नत तकनीक, नई खोज एवं नए ज्ञान का प्रयोग करके दुनिया में श्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन करने लगा है। आज जापान की बनी वस्तुओं विश्व बाजार में श्रेष्ठता का प्रतीक बना है। चूंकि अतः आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता आवश्यक नहीं, बल्कि इन साधनों में श्रेष्ठतम का प्रयोग आवश्यक है। इस संबंध में आर्थर लुइस लिखते हैं कि एक देश जिसे आज प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से गरीब देशों में समझा जाता है, वही कुछ समय के बाद प्राकृतिक साधनों के दृष्टि से धनी हो जाता है, धनी देश समझा जाता है। इसलिए नहीं कि उसे अज्ञान साधनों को खोज लिया है, बल्कि इसलिए कि उसने ज्ञात साधनों के लिए नए नए प्रयोग ढूंढ लिया है। दोस्तों देखिए, प्राकृतिक जो तत्व है उसके अभाव में भी कोई देश ग्रोथ कर सकता है, ऐसा अर्थशास्त्री का मानना है। ऐसा जीता जागता उदाहरण हम जापान को देख सकते हैं। आज जापान की ऐसा कौन सी वस्तु नहीं जो
अनेक देशों में आयात नहीं किया जाता है, सभी देशों में आयात किया जाता है। जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया कि अन्य देशों से जो कच्चे माल थे वहाँ से आयात करके उसको नए तरीका से नए डेवलपमेंट करके उसी देश में निर्यात करके आर्थिक विकास किया। दूसरा है आर्थिक तत्व में आता है मानवीय साधन। मानवीय साधन में ह्यूमन रिसोर्स और लेबर फोर्स। मानवीय साधन आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसका कारण यह है कि श्रम उत्पादन का सक्रिय एवं अनिवार्य इसका कारण यह है कि श्रम उत्पादन का सक्रिय एवं अनिवार्य साधन। इस संबंध में आर्थर लुईस लिखते हैं कि विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन एवं पूंजी का उपयोग जनशक्ति के द्वारा ही किया जाता है, किंतु आर्थिक विकास केवल जनसंख्या के आकार पर निर्भर नहीं होता बल्कि उसकी कुशलता पर निर्भर करती है। अगर जैसे भारत देश में तो बहुत सारे जनसंख्या है, चीन में बहुत सारे जनसंख्या है, लेकिन आर्थिक इकोनॉमिक्स इनके आगे नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के जो जनसंख्या है उनमें कुशलता का अभाव है। इसलिए जिस देश में कुशलता की गहनता जांच की जाती है, उसकी कुशलता की अग्रसर की जाती है, तो उस देश की आर्थिक इकोनॉमिक्स आगे बढ़ जाती है। अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास को तो तीव्र गति में बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे प्रमुख बाधक तत्व है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना अर्थव्यवस्था के लिए भार बन जाता है। साथ ही देश में लोगों के प्रति व्यक्ति आय, बचत एवं पूंजी संचयन की दर कम हो जाती है, अतः देश के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त विनियोग नहीं हो पाता है। वास्तव में अर्धविकसित देश में आर्थिक विकास के लिए जनशक्ति के प्रयोग में निम्न तरीकों गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिए। मतलब जो देश आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा है उसके जनसंख्या में कुछ सुधार करना चाहिए। जैसे जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रहा है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए परिवार कल्याण को पर्याप्त महत्व देना जाना चाहिए। साथ ही जन्म दर को कम करने के लिए नए नए उपाय ढूंढना चाहिए। दूसरा, श्रम की उत्पादकता एवं गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए लोगों के सोचने के ढंग में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। यह कार्य शिक्षा, लोगों के सोचने के ढंग में परिवर्तन करना चाहिए। ये कार्य किससे हो सकता है? शिक्षा, प्रसार के द्वारा ही किया जा सकता है। श्रम शक्ति कुशलता में वृद्धि करने के लिए उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। श्रम शक्ति के लिए कुशलता में वृद्धि करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। लोगों में उच्चतम स्तर की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, लगन, संकल्पबद्धता, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। इससे देश की इकोनॉमिक्स बढ़ सकती है। अगर देश की जनसंख्या गुणात्मक ना होकर कुशलता रहेगी, उनमें कुशलता का अभाव नहीं रहेगी, तो आर्थिक वृद्धि हो सकती है। अगर हमारे पास दो चीज है, प्राकृतिक तत्व है और जनसंख्या गुणात्मक है, तो तीसरा उसको जनसंख्या को किस तरह काम में लाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। तो पूंजी संचय के लिए हमें क्या करना चाहिए? पूंजी संचय। और पूंजी निर्माण एक संचय प्रक्रिया है। यदि यह प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है तो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक साधन की पूर्ति स्वयं होने लगती है। पूंजी निर्माण इस प्रक्रिया की 3 अवस्था होती है। मतलब एक बार हमारे पास अगर पूंजी हो गया तो आर्थिक विकास होने लगते हैं। और पूंजी संचय करने के लिए 3 तरीका है। पूंजीगत उद्योगों में विनियोग करने से देश में उत्पादन बढ़ता है तथा उद्योगों में अतिरिक्त रोजगार भी मिलता है। दूसरा है पूंजी निर्माण में तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा पॉइंट है तकनीकी प्रगति से विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। विशिष्टीकरण से देश में वस्तुओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। पूंजी निर्माण से बढ़ी हुई श्रम शक्ति को आवश्यक मशीन कल पुर्जे प्राप्त होती है। पूंजी निर्माण से देश में सामाजिक आय, ऊपरी पूंजी जैसे यातायात, संचार, शक्ति के साधन, सिंचाई के साधन, शिक्षा, प्रशिक्षण संस्थान, वित्तीय संस्थान का निर्माण होता है। पूंजी निर्माण से देशों के प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग होता है। सातवां है औद्योगिकीकरण तथा बाजार को विस्तार को बढ़ावा मिलता है। पूंजी निर्माण से बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। देखिए पूंजी निर्माण से कितने सारे फायदे हैं। पूंजी निर्माण से पूंजी निर्माण के आर्थिक विकास की कुंजी माना जाता है। की ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तकनीकी विकास में एवं नवप्रवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, ये तो प्राकृतिक तत्व हो गया, मानवीय साधन हो गया, पूंजी संचय हो गया।
अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं रह गई, अगर पुराने टेक्नोलॉजी से हम उत्पादन करेंगे तो हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा? आर्थिक विकास में होगा लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। वही अगर हम तकनीकी परिवर्तन करेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी का लाएंगे तो आर्थिक परिवर्तन होगा। जैसा कि प्रोफेसर सुम्पीटर ने कहा है कि आर्थिक विकास के प्रमुख घटक के रूप में तकनीकी प्रगति एवं नव परिवर्तन का विशेष महत्व दिया जाता है। उनके अनुसार तकनीकी प्रगति एवं नव परिवर्तन में जहां एक और नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर वस्तुओं की किस्म में भी सुधार किया जाता है। तकनीकी प्रगति एवं नव परिवर्तन के प्रयोग से पूंजी तथा उत्पादन के अन्य साधनों की उत्पादकता बढ़ जाती है। साइमन कुजनेट के अनुसार नव परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं: वस्तु के उत्पादन लागत में कमी आने वाले नव परिवर्तन, नई किस्म के वस्तुओं का उत्पादन कर वाला नव परिवर्तन। इसमें मुख्यतः उपभोक्ता की मांग प्रभावित होती है, अतः उपभोक्ता बचत करने की अपेक्षा नई वस्तुओं पर व्यय करता है। इन दोनों प्रकार के नव परिवर्तन के अंतर्गत मतलब नए नए तकनीकी अगर लाएंगे तो जो उपभोक्ता रहेगा, उत्पादन करता रहेगा, उसको व्यय करेगा, नए मशीनों को लाएगा, उससे उसकी तकनीकी में वृद्धि होगी। तकनीकी प्रगति से अज्ञात साधनों की खोज सरल हो जाती है। जो चीज़ को हम नहीं जान सकते उसको सरल तरीका से हम कर सकते हैं तकनीकी के माध्यम से, और उसको जल्दी भी कर सकते हैं। बहुमूल्य कच्चे माल की मित्रपूर्वक प्रयोग में होता है। कच्ची सामग्री की प्रोसेसिंग की लागत कम की जा सकती है। जैसे हमें उत्खनन करना है, जी का अगर सहारा लेंगे उत्खनन में तो जल्दी होगी। अगर वही पुराने टेक्नोलॉजी में हम लगे रहेंगे, मानव साधन से खुदाई कराएंगे तो उसमें समय लगेगी। इसलिए टेक्निक आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर हमारे पास प्राकृतिक तत्व भी हो गए, मानवीय साधन हो गए, पूंजी संचय होगी, तकनीकी परिवर्तन भी हो गए, अगर उद्यमशीलता या साहसी की उपस्थिति नहीं है तो कैसे होगा? अगर कोई आदमी रिस्क ही नहीं लेना चाहेगा, उसको हम सब चीज़ दिया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति रिस्क लेके काम करवाना ही नहीं चाहेगा तो आर्थिक विकास में कमी होती है। अगर उद्यमशीलता है, साहसी आदमी है तो ये सब संभव हो सकता है। जैसा कि आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार के साहसी है। प्रोफेसर रिचर्ड डी गिल ने साहसी के महत्व के संबंध में लिखा है कि तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टि से तभी उपयोग सिद्ध हो सकते हैं जब वो नव परिवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाए, और नव परिवर्तन के पहल समाज की साहसी वर्ग के द्वारा ही की जाती है। साहसी दो महत्वपूर्ण से होते हैं। पहला, उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित कर किसी व्यावसायिक उपकरण की स्थापना की जाती है। दूसरा, व्यवसाय में उत्पन्न होने वाले जोखिम एवं अनिश्चितता का भार वहन करता है। अतः एक देश में आर्थिक विकास कुशल एवं योग्य साहसी की संख्या पर निर्भर होता है। विकसित देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारण उन देशों के जोखिम उठाने वाले योग्य साहसी व्यक्ति भी होना अनिवार्य है। अब देखेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास प्राकृतिक तत्व हो गए, मानव साधन हो गए, पूंजी संचय हो गया, तकनीकी परिवर्तन हो गया, उद्यमशीलता हो गया। मान लीजिए हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गया, ठीक ना, उसको हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे स्टील प्लांट खोले। स्टील प्लांट करने के लिए हमारे पास कच्चा पदार्थ भी हो गया, यानी प्राकृतिक साधन हो गया, कुशल श्रमिक भी हो गया, अब हमको पूंजी संचय मतलब पूंजी भी हमारे पास है कि हम उस सब को काम कर सकते हैं। अब हमारे पास मशीन भी है, तकनीकी भी है, और उद्यमशीलता साहसी भी मिल गया, और हम स्टील प्लांट लगा भी दिए, और सब चीज़ हमारा बन भी रहा है। और बनने के बावजूद जो वस्तु को बनने के लिए बनने के बाद उसको हम कहीं अगर सेलिंग नहीं करेंगे तो जो मानवीय साधन उसको श्रमिक को हम पैसा कहाँ से देंगे? जो नए नए हमारे पास पूंजी संचय इकट्ठा कहाँ होगा? हमारे पास तकनीकी अगर कोई नया मशीन आ रहा है तो उसको हम खरीदेंगे कहाँ? उद्यमशीलता साहस कैसे करेगा? उसको मोटिवेशन चाहिए ना। मोटिवेशन किससे मिलता है? पैसा से। अब पैसा कहाँ से आएगा? बाजार से। तो कोई भी वस्तु बनाने के बाद अगर उसको हमको सेलिंग करने के लिए बाजार ही नहीं है, बाजार का आकार छोटा है, अब हम बहुत बड़ा बाजार में विस्तृत कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो हमारा तो सेलिंग होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमारा बाजार का आकार चाहिए, तो बाजार का भी आकार हमें ढूंढना चाहिए। जितना बड़ा बाजार होगा उतना बड़ा हमारा मार्केट के तौर पे देख सकते हैं। आज जियो टेलीकॉम के पास इतना बड़ा मार्केट है, हर घर में एक जियो सिम है, क्योंकि हाँ आज जियो टेलीकॉम ऐसा लोगों को अपने तरफ खींचा है, अब उसको इतना फायदा बताया कि लोग जियो तरफ आकर्षित हुए। उसका जो प्राकृतिक तत्व बनाया, मानवीय साधन, नए नए कुशल कारीगर बनाए, उसके पास नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग लाया, साहसी व्यक्तियों का उसमें है, और अब बाजार भी उसका आकार बढ़ा है।
तो बाजार आकार बड़ा होने में उसका सेलिंग भी ज़्यादा हो रहा है, इससे उसको मोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि श्रम विभाजन से श्रम कार्य कुशलता तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि होती है। इसमें समय की बचत होती है, मशीन में सुधार होता है, फलतः उत्पादन वृद्धि होती है। उत्पादन के क्षेत्र में श्रम विभाजन का प्रयोग किए जाने से देश में उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। बड़े पैमाने के उत्पादन से आंतरिक बाह्य बचतें प्राप्त होती है, इससे उत्पादन लागत घट जाती है। बाजार के आकार में बढ़ाने के लिए एडम स्मिथ ने स्वतंत्र व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन किया। अगर यही हमारे इंडिया के साथ साथ नए नए देशों में अगर बाजार बड़ा लगाया जाए तो और ज़्यादा उद्यमशीलता बढ़ सकते हैं और ज़्यादा आर्थिक विकास हो सकते हैं। अब देखेंगे व्यावसायिक स्वरूप या पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। पूंजी उत्पाद अनुपात के एक देश को कुल विनियोजित पूंजी के मूल्य तथा उत्पादन के मूल्य के बीच संबंध को बतलाता है। यदि एक देश के विनियोग की दर तथा वृद्धि दर पूंजी उत्पाद अनुपात ज्ञात होता है तो आर्थिक विकास की दर ज्ञात किया जा सकता है। अर्ध विकसित देशों में पिछड़े होने का एक कारण है कि इन देशों में वृद्धि दर पूंजी उत्पाद अनुपात से बहुत अधिक होती है। दोस्तों, व्यवसायिक स्वरूप को हम इस प्रकार समझेंगे कि मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको सेलिंग कर रहे हैं और उसमें हमारा जो व्यवसायिक स्वरूप है यानी बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो हम कैसे सेलिंग कर पाएंगे? सेलिंग करने के लिए बेनिफिट चाहिए ना। अगर बेनिफिट मिलेगा तो हम सेलिंग करेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस को हम एक स्वरूप देते हैं कि हमारे इतना में मैन्युफैक्चरिंग मूल्य लगा है, हमको इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना पैसा लगा है, इसमें इतना हमें आना चाहिए, तब एक व्यवसाय का स्वरूप बड़ा होता है। अब देखेंगे संगठन देश के आर्थिक विकास पर संगठन करने की क्षमता भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, संगठन का मतलब है कोई भी अगर हम उत्पादन कार्य कर रहे हैं उसमें संगठन का अभाव है, मतलब उद्यमशीलता है और उद्यमशीलता के साथ कुशल कारीगर है, लेकिन कुशल कारीगर बड़ा बड़ा कार्य करना चाहता है, लेकिन उसको हम कुशलता के अभाव पे, योग्यता के अभाव पे काम देंगे। एक संगठन बनाएंगे, संगठन का एक वीडियो में बनाऊंगा कि संगठन क्या होता है, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। संगठन एक काम करने का तरीका जो शुरू से अंत तक, जो जीरो से लेकर ऊपर तक जो काम रहता है, उसको करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं को संगठन के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, संगठन का एक मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। अब देखेंगे अनार्थिक तत्व। अनार्थिक तत्व में हम देखेंगे सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व के अंतर्गत आते हैं आर्थिक विकास पर। सामाजिक तत्व का भी उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार आर्थिक तत्व का होता है। आर्थिक विकास की कोई भी नीति तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक कि वह सामाजिक संगठन के अनुकूल न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार एक उपयुक्त वातावरण की उपस्थिति के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक कि लोगों में प्रगति की प्रबल इच्छा हो, उसके लिए त्याग करने की तत्पर हो, अपने अपने विचारों को अनुकूल बनाने के लिए जागरूक हो। यही सामाजिक तत्वों का योगदान पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है धार्मिक तत्व। किसी भी देश में जहां धार्मिक तत्व विश्वासों के आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। यह प्राय देखा गया कि धार्मिक तत्व अल्पविकसित देशों के विकास में बाधक सिद्ध होता है। धार्मिक भावनाएं रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों को जन्म देती है, आज नवीनता का विरोध करती है। प्रोफेसर लुईस का कथन है कि कोई देश असंगत धार्मिक सिद्धांतों को अपनाकर अपनी आर्थिक उन्नति का गला घोट सकता है या नए उन्नतशील विचारों को अपनाकर आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकता है। राजनीतिक तत्व। आर्थिक विकास पर राजनीतिक तत्व का भी प्रभाव पड़ता है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशलता, प्रशासन तथा राजनीतिक स्थिरता को विकास में तेजी से विकास करता है। उपयुक्त तत्वों पर यह कहना गलत ना होगा कि एक देश के आर्थिक विकास पर विभिन्न आर्थिक तत्व, अनार्थिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम देखेंगे कोई भी काम हो रहा है उसमें बाधा क्या आती है? सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व यानी उसका समाज लोग विरोध करते हैं। नए टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसका विरोध करने लगते हैं, कहते हैं कि इससे हमारा काम बेरोजगारी हो आ जाएगी। जैसे अगर जब शुरू अगर जब कंप्यूटर लाया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि लोगों को अब काम नहीं मिलेगा, अब सब काम तो कंप्यूटर करेगा। जब गांव में जेसीबी आ रही थी, अरे अब गांव में जेसीबी आ गया है तो सब काम तो जेसीबी करेगा, लेकिन उसमें मानवीय साधन का जरूरत पड़ता है, लेकिन समाज लोग उसका विरोध करते हैं। दूसरा है धार्मिक तत्व। धार्मिक तत्व में रूढ़िवादिता आती है। कोई भी काम करने से हमें क्या लगता है कि हम ये काम करेंगे तो हमारी बाधा उत्पन्न होती है, इससे ऐसा होता है, कई उसमें समस्या बताई जाती है। राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्व में बाधा ही आती है कि कोई व्यक्ति
अगर पूंजी के अपने श्रम शक्ति से अगर आगे बढ़ जा रहा है, तो अगर साहस से अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें राजनीतिक बाधा आती है। कई लोग उसका विरोध करने लगते हैं कि गरीबों का खा रहा है, गरीबों को छीन रहा है, लेकिन ऐसा वास्तविक नहीं होता हो। तो अपने सभी साधनों को एकत्रित करके उद्यमशीलता साहसपूर्ण उस कार्य को करने में वो आगे बढ़ावा देता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक विकास की विशेषता क्या है और भारत में आर्थिक विकास की व्यूह रचना क्या है और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है। इसके बारे में पूरा चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।